बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें सोनिया, तानिया और आरोही अपनी माँ जानकी के साथ रहा करती थीं। सोनिया और तानिया दोनों जुड़वा थीं और साथ में बहुत ही ज्यादा सुंदर भी। उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी छोटी बहन आरोही वह रंग रूप में सोनिया और तानिया की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत ही ज्यादा सुंदर था। लेकिन मन की सुंदरता कौन देखता है, सभी को बाहरी सुंदरता ही पसंद आती है। इसी वजह से आरोही को बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। सिर्फ बाहर के ही लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि घर में भी उसके साथ सौतेला जैसा बर्ताव होता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ज्यादा सुंदर नहीं थी। माँ जानकी अपनी दोनों बड़ी बेटियों को तो बहुत ज्यादा लाड प्यार करती, उनके नखरे उठाती, लेकिन जब बात आरोही की आती तो वह उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन जानकी सोनिया और तानिया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी कि तभी आरोही उसके पास आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप सोनिया दीदी और तानिया दीदी को तो रोज स्कूल जाने के लिए तैयार करती हैं। आज मेरे हाथ में पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, शायद सोते समय दब गया। मुझसे मेरी चोटी नहीं बन रही, क्या आप मेरी चोटी बना सकती हैं? मुझे माँ कहने की जरूरत नहीं है, काली कलूटी बदसूरत। मैंने तो उससे कितनी बार मना किया है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन तू बाज नहीं आती। अगर चोटी नहीं हो रही तो बाल खोलकर चली जा, लेकिन मैं तेरी चोटी नहीं बनाऊंगी। आज भी मैं उस मनहूस दिन को भूली नहीं हूँ जिस दिन तूने जन्म लिया। उसी दिन मेरा पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। तूने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया, अपने रंग रूप की तरह हमारी जिंदगियों में भी अंधेरा लेकर आ गई। और तू चाहती है कि मैं तुझे माँ की तरह प्यार करूं? हट जा, मेरी नजरों से दूर हट जा, वरना अच्छा नहीं होगा। सोनिया और तानिया, मेरी प्यारी बच्चियों, देखो मैंने तुम्हारे कितने अच्छे बाल बनाए हैं। अब जाओ यहाँ से, इस मनहूस ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे जन्म के समय पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और वैसे भी माँ, क्या आपको नहीं पता कि मौत को आज तक कोई नहीं रोक पाया, ना ही डॉक्टर, ना ही साइंटिस्ट और ना ही कोई पंडित। जिसकी मौत जब आनी होती है तब आ जाती है। किसी के आने से, किसी के जाने से कुछ नहीं होता। यह अंधविश्वास जैसी बातें इस सेंचुरी में आपको नहीं करनी चाहिए। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी आप वही पुरानी बातों पर अटकी हुई हो। आपके प्यार की एक झलक पाने के लिए मैं कितना कुछ करती हूँ, आपकी सारी बात मानती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, कुछ नहीं कहती, फिर भी आप मुझे मनहूस पता नहीं क्या क्या कहती हैं। अच्छा तो काली कलूटी, अब तो मुझे बताएगी कि मैं अंधविश्वास कर रही हूँ या नहीं कर रही। यह सच है और इसे कोई झुठला नहीं सकता कि तू मनहूस है, काली कलूटी बदसूरत है। मेरी दोनों बेटियों के समय ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, तेरे ही समय ऐसा क्यों हुआ? अब मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, मेरा पहले ही बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया है। बेचारी आरोही रोते हुए वहां से आ जाती है और बहुत मुश्किलों से अपनी 2 चोटी बनाती है और स्कूल चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जानकी सोनिया और तानिया के लिए सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर आती है और अपनी बेटियों से कहती है, सोनिया, तानिया, मेरी शहजादी बेटियों, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आई हूँ, जिसे पहनकर तुम किसी शहजादी से कम नहीं लगोगी। जल्दी आओ, उसके बाद मुझे तुम्हारी मौसी के घर भी जाना है बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर सोनिया और तानिया आ जाती हैं और बेचारी आरोही किचन में काम कर रही थी, सबके लिए खाना बना रही थी। सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखकर सोनिया और तानिया बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, यह तो 2 ही साड़ियाँ हैं, क्या आप उस काली कलूटी आरोही के लिए साड़ी नहीं लेकर आई? उसे भी तो फेयरवेल में साड़ी पहननी है, वह क्या पहनेगी? उसकी साड़ी तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। मुझे लगता है आप काली कलूटी के लिए साड़ी नहीं लेकर आई। चलो अच्छा ही है, उसे फेयरवेल में जाना भी नहीं चाहिए, उसकी वजह से हमारी बहुत इंसल्ट होगी। कहाँ हम इतने ज्यादा सुंदर परियों की तरह, और वो कहाँ हमारी सुंदरता पर ग्रहण लगाने के लिए आ गई। पता नहीं क्यों पैदा होगी काली कलूटी मनहूस।
हाँ बेटा, मैं इसीलिए उस काली कलूटी मनहूस के लिए कुछ भी खरीद के नहीं लेकर आई। मैं नहीं चाहती कि फेयरवेल में वह भी जाए, उसकी वजह से तुम्हारी फेयरवेल और खराब हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए सारा सामान लेकर आई हूँ, साड़ियाँ, सैंडल, पर्स, मेकअप का सभी सामान, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी कलावती मौसी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके पास जाना है। मेरे पीछे अच्छे से रहना, ठीक है बेटा? आरोही यह सारी बातें सुन रही थी और उसे यह सब सुनकर बहुत दुख होता है और वह बहुत रोती है। हे ऊपर वाले, तूने मुझे ऐसा रंग रूप देकर क्यों भेजा, और तूने मुझे भेजा भी इस दुनिया में तो मेरे पिता को मेरे जन्म के समय तो हमसे मत छीनता। पिताजी की मौत का जिम्मेदार माँ मुझे समझती है। अगर पिताजी मेरे जन्म के समय इस दुनिया से नहीं जाते तो क्या पता जैसा सोनी और तानिया को प्यार मिल रहा है वैसा मुझे भी मिल रहा होता। बचपन से आज तक माँ की प्यार की एक झलक पाने के लिए मैं कितना कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए मनहूस की मनहूस ही रहती हूँ। सोनी और तानिया कितनी भाग्यशाली है कि उन्हें माँ का प्यार मिल रहा है, और एक मैं, पिता को तो मैंने कभी देखा ही नहीं और माँ का प्यार भी मुझे नहीं मिल रहा। और सोने पे सुहागा, मेरा रंग रूप ऐसा, बाहर भी कोई मुझे घास डालने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, ना मैं घर की और ना ही घाट की। ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी। कुछ समय बाद जानकी अपनी बहन के घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोने और तानिया अपने दोस्त को घर बुलाती हैं और आरोही से कहती हैं, सुन काली कलूटी, कल जो तूने हमारे दोस्तों के लिए खाना बनाया था वह ज्यादा टेस्टी नहीं था, इसलिए आज जरा ध्यान से बनाना, क्योंकि आज कुछ खास दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने हमारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, समझ रही है ना? तानिया दीदी, माँ मौसी के यहाँ क्या गई? आपने तो घर को होटल ही बना लिया, रोज अपने दोस्तों को बुला लेती हो और मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती हो। आखिर मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, मैं भी स्कूल जाकर घर का इतना सारा काम करके थक जाती हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने दोस्तों के लिए बाहर से खाना मंगवा लेना, मैं नहीं बना पाऊंगी। काली कलूटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें मना करेगी? तेरी औकात क्या है? तुझे तो माँ भी अपनी बेटी नहीं मानती, उन्होंने खुद तुझे नौकर बना के रखा है, तो फिर हम क्यों ना तुझे अपना नौकर समझे? और हम तुझे अपनी बहन नहीं मानते, और तुझे अच्छी तरह से पता है अगर माँ से हमने तेरी शिकायत लगा दी तो फिर तेरा क्या होगा। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी तबीयत ठीक है या नहीं है, हमें खाना तैयार चाहिए तो चाहिए, चल जल्दी से बना। बेचारी आरोही की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इतना सारा काम कर करके उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह मजबूरी में इतना सारा खाना तैयार करती है। कुछ समय बाद सोनिया और तानिया के सारे दोस्त आ जाते हैं और वह पार्टी करते हैं। तभी सोनिया की एक दोस्त की नजर आरोही के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वह बहुत हंसती है और कहती है, अरे यार, वह काली कलूटी बंदरिया कौन है? जरा उसे यहाँ तो बुलाओ, चलो इससे थोड़े से मजे लेते हैं। यह तुम्हारे घर की जरूर नौकरानी होगी, क्योंकि तुम तो इतनी ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारी बहन तो होने से रही। लेकिन यार, तुमने इतनी काली कलूटी नौकरानी अपने घर में क्यों रखी है? चलो छोड़ो, तुम्हारे घर की बात है, इसे बुलाओ, इस बंदरिया से डांस करवाते हैं, बहुत मजा आएगा। सर्कस की काली बंदरिया लग रही है। काली कलूटी नौकरानी, चल जल्दी इधर आ, हमारे दोस्त तो जैसी बंदरिया का डांस देखना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से डांस कर। अपनी बहनों के मुंह से यह बातें सुनकर आरोही हक्की बक्की रह जाती है कि उसकी बहन अपने दोस्तों के सामने कैसे उसे नौकरानी बता रही हैं और डांस करने के लिए कह रही हैं। लेकिन वह चुप रहती है, अपनी बहनों की इज्जत रखने के लिए, कहीं वह झूठी साबित ना हो जाए, इसलिए वह सबका मनोरंजन करती है, डांस करती है, गाना गाती है और सब बहुत हंसते हैं और आरोही का मजाक उड़ाते रहते हैं। आरोही को बहुत दुख होता है और वह पार्टी छोड़कर अपने रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर बहुत रोती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन पड़ोस की आंटी आती हैं और वह बहुत घबराई हुई थी और वह सोनिया और तानिया से कहती हैं, बेटा बेटा, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। वह सुनहरी जंगल है ना, उस सुनहरी जंगल की चुड़ैल ने तुम्हारी माँ को कैद कर लिया है, उनकी जान खतरे में है, तुम्हें तुरंत अपनी माँ के पास जाना होगा। ऐसा कहकर आंटी तो चली जाती हैं, लेकिन सोनिया और तानिया एक दूसरे के मुंह को देखती हैं और कहती हैं,
मैं तो नहीं जाऊंगी माँ को बचाने के लिए, वह जंगल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूंगी? अगर तुझे जाना है तो तू जा। वैसे भी मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मैं अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकती माँ को बचाने की वजह से। तो तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी जान खतरे में डालूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। इस तरह से दोनों बहनें अपनी माँ को बचाने नहीं जाती। आरोही दोनों की बातें सुन लेती है और वह तुरंत अपनी माँ को बचाने के लिए सुनहरी जंगल चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है तो एक चुड़ैल ने उसकी माँ को उल्टा लटका रखा था और नीचे आग जला रखी थी। तभी आरोही उस चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए, प्लीज आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए। ठीक है, मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे काली पहाड़ी के पीछे जो जंगल है वहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर जादुई पर्स और लिपस्टिक है। अगर तू वह लेकर आ जाती है तो तेरी माँ की जान बच जाएगी। लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, कांटों पे चलना पड़ेगा, आग से गुजरना पड़ेगा और खतरनाक जानवरों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर तू इन सब में कामयाब हो जाती है तो तेरी माँ तुझे सही सलामत मिल जाएगी, वरना समझ लेना कि तेरी माँ को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं मेरी माँ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। आरोही बेटा, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करोगी, जिसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, कभी प्यार की नजरों से देखा नहीं, हमेशा तुम्हें मनहूस काली कलूटी बदसूरत कहती रही, और आज तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। नहीं बेटा, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती, मुझे मरने दो, लेकिन तुम उस खतरनाक रास्ते पे चलकर कुएं का जादुई पर्स और लिपस्टिक मत लेकर आओ बेटा, अपनी जान खतरे में मत डालो। आरोही अपनी माँ की एक नहीं सुनती और वह उनकी जान बचाने के लिए काली पहाड़ी वाले रास्ते के लिए निकल जाती है। तो उसे रास्ते में कांटे मिलते हैं। आरोही वही कांटे वाले रास्ते पर चलती है तो उसके पैरों से खून निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे उसी रास्ते पर आग मिलती है तो आरोही उस आग को पार कर लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जल जाता है। और कुछ दूर चलने के बाद जंगल आ जाता है तो उसे खतरनाक जानवरों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानती और उस कुएं तक पहुंच जाती है जहां जादुई पर्स और लिपस्टिक थी। कुएं जी, मुझे यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए आप मुझे निराश मत करना। मुझे आपका जादुई पर्स और लिपस्टिक चाहिए जो सुनहरी जंगल की चुड़ैल को चाहिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो वह चुड़ैल मेरी माँ को मार देगी। प्लीज मुझे जादुई पर्स और लिपस्टिक दे दीजिए। आरोही ऐसा कहकर रो रही थी कि तभी उसके सामने जादुई पर्स और लिपस्टिक आ जाती है और आरोही खुशी खुशी वह लेकर चुड़ैल के पास आ जाती है। तभी वह चुड़ैल आरोही से कहती है, सच में आरोही, तुम कितनी अच्छी हो। अपनी माँ को बचाने के लिए तुमने सभी कठिन रास्तों को पार किया। तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ को मिले। तुमने मेरी आंखें खोल दी। यह जादुई पर्स और लिपस्टिक मैंने उस कुएं से इसलिए मंगाया ताकि जादुई पर्स की धन दौलत से मैं बहुत अमीर हो जाऊं और यह जादुई लिपस्टिक लगाकर एक सुंदर लड़की बन जाऊं ताकि मैं भी एक हंसी खुशी जीवन बिताऊं। लेकिन बेटा, यह जादुई लिपस्टिक तुम लगा लो, इसे लगाते ही तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे सभी जख्म भी ठीक हो जाएंगे। और यह जादुई पर्स तुम अपने साथ ले जाना, इसमें जब भी तुम हाथ डालोगी तो तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। मैं इस सुनहरी जंगल में ही खुश हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चुड़ैल की बातें सुनकर आरोही खुश हो जाती है और वह जैसे ही लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, जैसे कोई आसमान से सुंदर परी उतरी हो। आरोही और जानकी चुड़ैल को धन्यवाद कहकर घर आ जाती हैं कि तभी सोनी और तानिया अपनी माँ से कहती हैं, माँ, जैसे ही सरिता आंटी ने हमें आपके बारे में बताया हम तो बहुत ज्यादा डर गए थे। आपको पता है, हमने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, बस आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और वह काली कलूटी बदसूरत कहाँ रह गई? क्या उसे उस चुड़ैल ने खा लिया जिसने आपको कैद किया था? चलो, अच्छा ही हुआ कि उस काली कलूटी का पीछा छूट गया। मगर माँ, यह सुंदर लड़की कौन है जो आपके साथ है? सोनिया और तानिया के इतना कहते ही जानकी दोनों को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है,
यह वही काली कलुटी बदसूरत है जिसे मैंने कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन आज इसी की वजह से मैं जिंदा वापस आई हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इसे नहीं पहचाना, इसके साथ इतने सालों तक इतना बुरा बर्ताव किया, और तुम्हें मैंने इतना प्यार दिया, तुम्हें सर पर चढ़ा के रखा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मुझे सब पता चल गया कि तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, और तुमने साफ मना कर दिया था मुझे बचाने जाने के लिए। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि सुनहरे जंगल में मुझे घर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। बहुत कली तुमने अपने मन की, किस तरह तुम्हें सुधारना है मुझे अच्छी तरह से आता है। ऐसा कहकर जानकी सोनिया और तानिया से घर का सारा काम कराती और उन्हें पॉकेट मनी भी नहीं देती, और आरोही से बहुत ज्यादा प्यार करती। आरोही अपनी माँ का प्यार पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। आज उसे वह प्यार मिल गया, और एक दिन सोनिया और तानिया को भी अपने किए पर पछतावा होता है, और वह आरोही और अपनी माँ से माफी मांगती है। आरोही और जानकी दोनों को माफ कर देती हैं, और आरोही जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से वह एक दिन बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, और वह अपने साथ साथ गांव के सभी गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की भी बहुत मदद करते हैं, और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। दीदी, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरा एडमिशन करा सकती हैं? मेरा बहुत मन करता है जब मैं स्कूल को देखता हूँ और बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म पहने देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उन बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ने जाऊँ। सौरभ, मेरे प्यारे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चाची जी ऐसा होने नहीं देंगी। चाची जी ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह तो दी है, लेकिन वो हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती, वो हमें इस घर का नौकर मानती हैं। हमसे किस तरह नौकरों की तरह काम कराती हैं। फिर तुम ही बताओ, वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देंगी? सौरभ और कनिका आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी महिमा वहाँ आ जाती है और कनिका से कहती है, तुम दोनों भाई बहन आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हो? कनिका, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, मुझे तेज अदरक की चाय चाहिए, लेकिन तुमने नहीं बनाई। यहाँ आकर अपने भाई से गप्पे लड़ा रही हो। चाची जी, मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गई थी। मैं अभी आपके लिए तेज अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर कनिका चाय बनाने चली जाती है और चाय बनाकर महिमा के पास ले जाती है, और कनिका बहुत हिम्मत करती है और महिमा से कहती है, चाची जी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। चाची जी, सौरभ स्कूल जाना चाहता है, कृपया करके आप उसका स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। आप मुझसे चाहे दिन रात काम करा लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बस आप मेरे भाई का स्कूल में एडमिशन करा दो। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कनिका की यह बातें सुनकर महिमा को गुस्सा आ जाता है, और वह गरम गरम चाय कनिका के ऊपर फेंक देती है और बहुत गुस्से में कहती है, आज तो मेरे सामने ऐसी बातें कर दी हैं, अगर आज के बाद ऐसी बातें करने की जरूरत की तो मैं तुम दोनों भाई बहन को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दूंगी। महारानी के भाई को स्कूल में पढ़ना है, हमने अपने घर में तुम्हें रहने के लिए जगह दी, वो काफी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा भाई पढ़ लिख कर कौन सा मिनिस्टर बन जाएगा। अब यहाँ से जाओ, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। बेचारी चुपचाप कनिका रोती हुई चाची के पास से आ जाती है। तभी सौरभ उसके लिए हल्दी का लेप लेकर आता है और कनिका से कहता है, दीदी, मुझे माफ कर दो, अगर मैं आपसे स्कूल जाने की बात नहीं करता तो आप चाची से बात नहीं करती, और ना ही चाची आपके हाथ पर चाय फेंकती। दीदी, ये लो हल्दी का लेप लगा लो, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। अब आज के बाद मैं कभी स्कूल जाने की बात नहीं करूँगा। ऐसा कहकर सौरभ रोने लगता है और कनिका भी। इसी तरह रोते रोते रात गुजर जाती है। सुबह होने के बाद महिमा कनिका को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस लड़की, घर को दुल्हन की तरह सजा दे, और हाँ, हर तरह के पकवान घर में बनने चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी नंदिनी हॉस्टल से वापस आ रही है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को यहाँ आकर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो।
कनिका के हाथ में चाय के छालों की जलन अभी भी हो रही थी और बेचारी को घर का इतना सारा काम अकेले ही करना था। अगर नहीं करती तो उसे इससे भी ज्यादा बड़ी कोई और सजा मिलती। इसलिए बेचारी चुपचाप घर की पूरी सफाई करती है, उसे अच्छी तरह सजाती है और अच्छे अच्छे पकवान भी तैयार करती है। कुछ समय बाद नंदिनी घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर महिमा बहुत खुश हो जाती है। दोनों माँ बेटी एक साथ खाना खाती हैं। तभी नंदिनी की नजर कनिका और सौरभ के ऊपर जाती है, जिसे देखकर नंदिनी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, हमारे घर में ये गंवार कौन है? आपको पता है ना, मुझे ऐसे गंवार लोग अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये नौकर हैं तो इन्हें फौरन हमारे घर से निकाल दो। मुझे ऐसा कचरा बिल्कुल पसंद नहीं। महिमा नंदिनी से बहुत प्यार करती थी, उसके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। तभी वह नंदिनी के कहने पर सौरभ और कनिका को हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल देती है। दोनों अपनी चाची के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं। चाची जी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कृपया करके हम दोनों भाई बहन को मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ चाची जी, हमें मत निकालिए। हाँ चाची जी, इतनी रात हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालिए, हमें मत निकालिए। आप हमसे चाहे जितना काम करा लेना, लेकिन हमें अपने घर से मत निकालिए चाची जी। सौरभ और कनिका अपनी चाची के सामने इसी तरह गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन महिमा के ऊपर, दोनों अनाथ बच्चों के ऊपर जरा भी दया नहीं आती। वह इतनी रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देती है। सौरभ और कनिका इसी तरह रात के अंधेरे में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। फिर दोनों भाई बहन सड़क के किनारे सो जाते हैं। सुबह होने के बाद सौरभ रोता हुआ कनिका से कहता है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। दीदी, हम क्यों भूखे प्यासे इसी तरह से इधर से उधर भटकते रहेंगे? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। चाची जी ने भी हमें अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया। अब हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे दीदी? सौरभ, हम गांव के जमींदार के पास चलते हैं। मैं उनके खेतों में मजदूरी करूंगी और मजदूरी करके जो भी कुछ पैसे मिलेंगे हम उसी से अपना पालन पोषण कर लेंगे। और रही बात रहने की, तो हम जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं और अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे और उसी में रहेंगे। अगर हमारा कोई नहीं है तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा है ना मेरे भाई। और दोनों भाई बहन जंगल जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं और अपने लिए एक छोटी सी रहने के लिए झोपड़ी बनाते हैं। और उसके बाद कनिका जमींदार के पास जाती है और कनिका को जमींदार के खेतों में मजदूरी करने के लिए मिल जाती है। अब कनिका खेतों में मजदूरी क्या करती थी और जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से दोनों भाई बहन अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन कनिका सोचती है, सौरभ स्कूल जाना चाहता था। अगर मैं ज्यादा मेहनत करूं और एक समय का खाना खाऊं तो जो पैसे बचाऊंगी उससे मैं सौरभ का स्कूल में एडमिशन करा सकती हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी मैं एक समय का खाना खाकर गुजारा कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर कनिका सौरभ को 2 समय का खाना खिलाती थी और खुद 1 समय का खाना खाती थी और मजदूरी भी ज्यादा क्या करती थी। कुछ ही दिनों में ऐसा कर करके कनिका सौरभ के स्कूल के एडमिशन के लिए अपने पास पैसे जमा कर लेती है। कनिका बहुत खुश थी कि वह सुबह को सौरभ का स्कूल में एडमिशन कराएगी और अब सौरभ भी स्कूल पढ़ने जाएगा। दोनों भाई बहन सो जाते हैं। तभी एक चोर आता है और वह घर में जो भी कुछ रखा होता है सब कुछ चुरा लेता है, पैसे भी और राशन भी, कुछ भी नहीं छोड़ता। सुबह उठकर कनिका देखती है तो पूरा घर खाली होता है, जिसे देखकर कनिका बहुत रोती है। ये क्या अनर्थ हो गया? हमारे घर में जो भी कुछ रखा था सब चोरी हो गया, ना राशन बचा और ना ही पैसे भी। मैंने कितनी मेहनत करके एक एक पाई पाई जोड़ी ताकि मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा सकूं, लेकिन वह चोर सब कुछ चुरा कर ले गया। ऐसा कहकर कनिका बहुत रो रही थी। सौरभ कनिका के आंसू साफ करता है और उसे दिलासा देता है। कुछ समय बाद कनिका मजदूरी करने खेतों पर जाती है तो जमींदार भी कनिका को अपने खेतों से निकाल देता है। सुनो लड़की, मेरे खेतों में इतना काम नहीं कि मैं इतने सारे मजदूर रखूं, इसलिए अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे खेतों में काम करने मत आना, जाओ यहाँ से।
जमींदार की बातें सुनकर कनिका हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि घर में जो भी कुछ रखा था वह चोर चुरा कर ले गया था। आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट जाती है। कनिका उदास होकर घर वापस आ रही थी, तभी उसे रास्ते में एक पत्थर के नीचे चिड़िया दिखाई देती है। कनिका भागकर उसके पास जाती है और बहुत कोशिश करती है उस पत्थर को हटाने की, और उसके बाद उस चिड़िया की जान बचा लेती है। तभी वह चिड़िया एक परी के रूप में आ जाती है और कनिका से कहती है, कनिका, तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितना प्रयास किया। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश देती हूँ। तुम इस जादुई नेल पॉलिश को जहाँ भी लगाओगी वहाँ नेल पॉलिश की खेती हो जाएगी और तुम्हें हमेशा नेल पॉलिश मिलती रहेंगी। तुम नेल पॉलिश बेच बेच कर अपना पालन पोषण आराम से कर सकती हो। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मुझे बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह मिली हो। तुमने मेरी सभी दुख परेशानियों को चुटकियों में हल कर दी। अब मैं नेल पॉलिश की खेती कर करके अपना और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ और अपने भाई को स्कूल में भी पढ़ने भेज सकती हूँ। परी कनिका को जादुई नेल पॉलिश दे देती है और खुद वहाँ से गायब हो जाती है। कनिका एक जंगल में जाती है और उस जादुई नेल पॉलिश को एक जगह डाल देती है। तभी जादुई नेल पॉलिश की खेती हो जाती है। कनिका के सामने बहुत सुंदर सुंदर कलर की बहुत सारी नेल पॉलिश आ जाती हैं। कनिका सारी नेल पॉलिश लेकर घर आ जाती है और सौरभ को सब बताती है। सौरभ भी यह बातें सुनकर बहुत खुश होता है। अगले दिन कनिका सभी नेल पॉलिश बाजार में बेचने जाती है। नेल पॉलिश ले लो, सुंदर सुंदर नेल पॉलिश ले लो, हरी, लाल, नीली, पीली, हर कलर की नेल पॉलिश। 50 रुपए की 4 नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश ले लो। ऐसे आवाज लगाकर कनिका नेल पॉलिश बेच रही थी। कुछ ही समय में कनिका के पास बहुत भीड़ लग जाती है, क्योंकि कनिका 50 रुपए की 4 नेल पॉलिश दे रही थी और नेल पॉलिश थी भी बहुत ज्यादा सुंदर। कुछ ही देर में सभी नेल पॉलिश बिक जाती हैं। कनिका खुशी खुशी उन पैसों से खाना लेकर घर आती है और दोनों भाई बहन बहुत खुशी खुशी उस खाने को खाते हैं। इसी तरह कुछ ही दिनों में कनिका ने जादुई नेल पॉलिश की खेती की मदद से अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीदा और नेल पॉलिश की शॉप भी खोल ली और सौरभ का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। सौरभ, मेरे प्यारे भाई, अब तुम्हारा सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। तुम कल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर कितने प्यारे लगोगे, क्योंकि तुम कल से स्कूल जाओगे। सच दीदी, आज आपकी मेहनत की वजह से मैं स्कूल जा पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ और परी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्हीं की जादुई नेल पॉलिश की खेती की वजह से हम दोनों भाई बहन एक सुखी जीवन बिता पा रहे हैं। अगले दिन सौरभ अच्छे से तैयार होकर स्कूल चला जाता है और कनिका अपनी नेल पॉलिश की शॉप पर आ जाती है। नेल पॉलिश खरीदने कनिका की चाची और नंदनी आते हैं। कनिका की इतनी बड़ी शॉप देखकर दोनों चौंक जाती हैं। तभी कनिका कहती है, चाची जी, आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरा ही है। और आप बाहर देख रही हैं वो बड़ा सा बंगला, वो भी मेरा है। और आपको पता है, मेरा भाई इस गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। शायद चाची जी, आपने हम दोनों को इसलिए घर से निकाल दिया था कि हम भीख मांग रहे होंगे, लेकिन आप भूल गई थी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और आज देखिए, ऊपर वाले की कृपा से हम दोनों भाई बहन कैसी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कनिका की बातें सुनकर महिमा और नंदिनी अपनी नजरें झुका लेती हैं और चुपचाप वहां से आ जाती हैं। कनिका और सौरभ जादुई नेल पॉलिश की खेती की वजह से आज एक सुखी जीवन जी रहे थे।